आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है रांगे राघव जी द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर। चंदा ने दालान में खड़े होकर आवाज़ देने के लिए मुंह खोला, पर एकाएक साहस नहीं हुआ। कोठे के भीतर खांसने की आवाज़ आई। अभी अंधेरा ही था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। गधे भी भीतर की तरफ टाट बांधकर बनाई हुई छत के नीचे कान खड़े किए बिल्कुल नीरव खड़े थे। खपरेल पर लाल सी झलक थी। देखकर ही लगता था जैसे सब कुछ ठंडा हो गया हो, जैसे बर्फ हो। गली की दूसरी तरफ मस्जिद में मुल्ला ने अजान की बांग दी। चंदा कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसने धीरे से कहा, भैया। बिस्तर में कन्हाई कुल बुलाया, अपनी अच्छी वाली आँख को मींडा। उसे क्या मालूम न था, फिर भी भारी गले से पड़ा पड़ा बोला, कौन है? और कहते में वह स्वयं रुक गया। नहीं जानता तो क्या, रात को दरवाजे खुले छोड़कर सोता। उसे खूब पता था कि कल सूरज नारायण चढ़े न चढ़े, मगर चंदा लगी भोर आकर बिसूरेगा। दोनों भाई असमंजस में थे। इसी समय चौधरी मुरली की बूढ़ी खांसी सड़क पर सुनाई दी। चंदा की जान में जान आई। चौधरी को बहुत सुबह ही उठ जाने की टेव थी। वास्तव में टेव वे कुछ नहीं, दिन में हुक्का गुड़गुड़ाने से रात को ठसका सताता था, और फिर उल्ली की तरह रात को जाग कर वह सुबह की बुलबुल की तरह जग जाते और लठिया ठनकाते सड़क से गली, गली से सड़क पर चक्कर मारते रहते। इतनी भोर को जो कन्हाई का द्वार खुला देखा, और फिर एक आदमी भी, तो पुकार कर कहा, कौन है रे? चंदा को डूबते का सहारा मिला। लपक कर पैर पकड़ लिए। क्यों, रोता क्यों है? चौधरी ने अचकचाकर पूछा। रंपी कैसी है? कहाँ है चौधरी दादा? चंदा ने रोते रोते हिचकी लेकर कहा, रात को ही चल बसी। और तूने किसी को बुलाया भी नहीं? चंदा ने जवाब नहीं दिया, सिसकता रहा। कदे अपनी बेफिक्री से मस्ती के आलम में खड़े रहे। उनकी दृष्टि में आदमी ने ही अपना नाम उन पर थोप कर उनका असली नाम अपने पर लागू कर लिया था। ओह, कहाँ है रे कन्हाई? चौधरी पंच ने अधिकार से कहा। सुना तूने? अब काहे की दुश्मनी? दुश्मन तो चला गया, मट्टी से बैर करना सुहाएगा। कन्हाई ने जल्दी जल्दी धोती पर अपना रुई का पजामा चढ़ाकर रुई का अंगरखा पहना और बिगड़ी आंख पर हाथ धरकर बाहर निकल आया। चौधरी ने फिर कहा, बिरादरी तो तब आएगी जब घर का अपना पहले लहाज को छुएगा बावले। चली गई बेचारी, काहे को अलगाव है बेटा? देख, और क्या चाहिए? तेरी माँ थी ना? कन्हाई ने दो पग पीछे हटकर कहा, दादा जे क्या कही एक ही, किसकी माँ थी? मेरी मतारी सब कुछ थी, छिनाल नहीं थी, समझे? और अब आया है, देखा कैसा लाडला है। नहीं आऊँगा, समझे? बीधो का छोरा हूँ, नहीं तो नहीं लाऊंगा। चौधरी ने शांति लाने के लिए कहा, हाँ हाँ रे कन्हाई, तो बिरादरी की नाक बन गया। पंच मैं हूँ कि तू? कन्हाई दुबका। उसने कहा, तो मैंने कुछ अलग बात कही है दादा। उसने मेरे खिलाफ क्या नहीं किया। मैंने हड्डी हड्डी करके उसके चंदा को जवान बना दिया। ताऊ मरे थे तब मेरे बाप की आंख फूट गई थी। जो धरेजा किया तो भाभी से ही, और अपनी ब्याहता को छोड़ दिया। रिसा रिसा के मारा है मेरी माँ को। वह तो मैं हूँ, मैंने फिर भी उसे अपनी माँ के बरोबर रखा। तुम तो सब जानकर अनजान बन गए थे। ऐसे घर छोड़ दिया, अपनी मेहनत के बल पर यह नया घर बनाया है। अपना गधा है। जब सपूती का सुलक्षणा बड़ा हुआ तो कैसी आंखें फेर गई। वह दिन मैं भूल जाऊंगा। चौधरी निरुत्तर हो गए। फिर कहा, पर बेटा तेरे बाप की बहू थी, या तेरे बाप का ही बेटा है? तेरा भैया है, 10 आदमी नाम धरेंगे। गधा लाद के बाजार से दुकान के लिए सब्जी लाता है। आज वह न सही, अनजाना करके लगा दे कंधा। तेरा जस तेरे हाथ में है, कोई नहीं छूटता। अपनी अपनी करनी सब भोगते हैं। कन्हाई निरुत्तर हो गया। चंदा ने उसके पैरों पकड़कर पाँवों पर सिर रख दिया और रोने लगा। मेरी इलाज तो तुम्हारे हाथ है भैया, पार लगाओ चाहे डुबा दो। घर तो तुम्हारा, मैं तो तुम्हारा गधा।
कान पकड़ के चाहे इधर कर दो चाहे उधर, पर वह तो बेचारी मर गई। उसकी आंखों का पानी कन्हई के पैरों पर गर्म गर्म टपक गया। कन्हई का हृदय एक बार फिर भीतर ही भीतर घुमड़ आया। दोनों ने बगल के घर में घुसकर देखा। रंपी निर्जीव पड़ी थी। हल्की चादर से उसका शरीर ढका हुआ था। न उसे ठंड लग रही थी, न भूख न प्यास। कन्हई का हृदय एक बार रो उठा। इससे क्या बदला लेना? एक दिन सबका यही हाल होना है। उस दिन न घर है न बाहर, बस मिट्टी में मिट्टी है। और वह उसके पैरों पर सिर रखकर रो उठा। अम्मा! रंपी फूंक गई। कन्हई ने अपने हाथ से आग दी। उसके पेट का जाया न सही, बाप का बड़ा बेटा तो वही था। बिरादरी के लोगों के मुंह से वाह वाह की आवाज़ निकल गई। कारा जैसा किया कि कुम्हारों में काहे को होता होगा। स्वयं चंदा को भेजकर फूल गंगा में डलवा दिया। पाप कौन नहीं करता, मगर हम तो उसकी गत सुधार दें। 12 बामन हो गए और जब कन्हई लौटकर 13वें दिन अपने घर आया तो ऐसे लगा जैसे अब कुछ नहीं रहा। चंदा गधा लेकर मिट्टी डालने गया था। यही आमदनी थी आजकल। कुछ बढ़ चढ़कर 11 आने रोज। सो मिट्टी के मोल पैसा आने पर मिट्टी के ही मोल चला जाता। गेहूं की जगह बाजरा चना सस्ता था। सब वही खाते थे और यही सबसे अधिक सुलभ था। चंदा के पास वास्तव में कुछ नहीं था। रंपी ने अपना पति मरने पर देवर किया। देवर की पुरानी गिरस्ती तोड़ दी क्योंकि वह चटोरी थी और जलन से सदा उसकी छाती फटती रहती। वह किसी के क्या काम आती। छोड़ा तो है चंदा, उसके पास बस 2 60-60 रुपयों के गधे ही तो हैं। पुराना अपना घर गिरवी रखा है और अब शायद छूट भी नहीं सकता। किराए का मकान लेके रह रही थी छल्लो। कन्हई का हृदय शोभ से भर गया। भीतर के कोठे में घुसकर एक आंख से ढूंढकर आंखों पर हरा चश्मा लगा लिया ताकि आंखों की खोट बाजार वाले न परख लें। पूछने पर कन्हई कहता, दुख रही हैं, और जवानों से कहता, स्कूल की लौंडिया देखने को पर्दा डाला है पर्दा। सब सुनते और हंसते। उसके बारे में कई कहानियां थीं कि वह एक प्रोफेसर के यहाँ नौकर था जिसकी बीवी जवान थी और काम से जी चुराती थी। उसने कन्हई से खाना पकाने को कहा तो कन्हई ने अपनी नीची जाति का फ़ायदा उठाने को धर्म की दुहाई दी। बीवी अंग्रेज़ी पढ़ी लिखी थी। उसने एक नहीं मानी, तब वह नौकरी छोड़ आया। उसके बाद भटक भटका कर सब्जी की दुकान की और वह चल निकली कि कन्हई शौकिया ही 1-2 गधे रखने लगा। बस्ती में लादने के लिए किराए पर चलाने लगा। कन्हई ऊब कर दुकान पर जा बैठा। दिन भर उसका जी नहीं लगा। आज उसे फिर से घर भरने की याद आने लगी। चंदा 22 वर्ष का हो गया। अचानक ही उसे उस पर दया भाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई दिया। अब तो सचमुच 20 की फांस हट गई थी। कन्हई ने अपने पैसे से कारज किया था। हृदय की उद्वेलित अवस्था भीतर के संतोष पर तैर उठी। कन्हई दुकान बंद करके घर लौट आया। चंदा के ब्याह के लिए कन्हई ने आकाश पाताल एक कर दिया। दिल बल्लियों उछलता था। चौधरी पंच मुरली के घर जाकर जब उसने किस्सा सुनाया तो पंच उछल उछल पड़े, खांसी का ढेर लगा दिया। उनकी बहू ने बूढ़ी पलकें उठाकर देखा और गीत गाने की तैयारी करने का वचन दे दिया। आज जैसे घर घर में हर एक वस्तु में आनंद ही आनंद था। चंदा का घर साफ हो गया। एक और मटके सजाकर रख दिए गए। अब चंदा के बच्चे होंगे। वे दिवाली पर दिए बेचेंगे। बड़े होंगे तो चंदा मिट्टी लादने का काम छोड़कर चाक संभालेगा और फिर हर थिरकन पर झटका खाकर कुल्हड़ पर कुल्हड़ उतर आएगा। चौधरी के पीछे जो बाड़ा है उसी में भट लग जाएगा। चंदा मस्त होकर गा रहा था। फागुन का सुलगता मास था। बारात बाहर गली में बैठकर जीम रही थी। भीतर औरतें गालियां गा रही थीं। मेरो गर्मी को मार खसमो देखी के रह रह पलटा खाए, नैकू लहंगा नीची कर ले। कन्हई ने रंगीन फेंटा बांधा था। आज उसके पगों में स्फूर्ति थी। दौड़ दौड़ कर इंतजाम कर रहा था। चारों ओर कोलाहल पर प्रकाश की धुंधली किरणें तैर रही थीं।
बारातियों के खच्चर जिन पर वह चढ़कर आए थे एक और मूर्खों से चुपचाप खड़े थे। और इसी तरह एक दिन बहू ने आकर घूंघट की 2 तहों में से देखते हुए कन्हई के पैर छुए। चंदा की गिरस्ती बच गई और कन्हई बगल में अपने घर में लौट गया। चंदा की गाड़ी जब चलने से इनकार करने लगी तभी उसने घर से बाहर कदम रखा। पड़ोस की औरतें लुगाई के इस गुलाम को देखकर कानाफूसी करती, राह चलते इशारे करके हंसती और जब मिलती तो यही चर्चा चलती। चंदा फूलों के सामने पराजित हो गया था। फूलों को देखकर कुम्हरिया कोई कह तो दे उसे आंखों में काजल लगाने की ज़रूरत है, वह तो पूरी जाटनी है, जवानी का किला है, लचकती जीभ है, फौरन तर हो जाए। चंदा की क्या बिसात। ऐसा बस्ती में बहुत कम हुआ। दिन में चंदा और फूलों जोर जोर से बोलते हैं। ठहाके और किलकारियों को सुनकर पड़ोस के लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। कुंजी जो प्रायः 3 ब्याहता जवान छोकरियों की मैया है, वह तक चौंक जाती है और शर्म हया का तो नामो निशान ही उठ गया है। इधर चंदा सुबह जाता सरे शाम सांझ को लौटता तो थका मांदा और फूलों मुंह फुलाकर बैठ जाती। पति पत्नी में अक्सर पैसों के लिए झगड़ा हो जाता। चंदा कहता, तो मैं कोई राजा नहीं हूँ समझी जो तू पाएँ पसार कर बैठे और मैं धर धर मारा फिरूं। कहते कहते बीड़ी सुलगा लेता। फूलों कभी कभी रो देती, कहती, तो तुम मुझे ब्याह कर ही क्यों लाए थे। जमाने की औरतों के तन पर बस्तर हैं, गहने हैं, यहाँ खाने तक के लाले हैं। चंदा काट कर कहता, ओहो रानी बहू, बस्ती में सब ऐसे ही हैं, तू ही तो एक नहीं है। भैया की तरह सभी तो नहीं। उनका पैसा धेली का हिसाब तो मिट्टी में गड़ता है, यहाँ पेट में गचकती है मेरी कमाई। रान फूलों कह उठती, चलो रहने दो, भांजी भांग के परबीन गाहक तुम ही तो हो। जग के नाम धरे, अपना भी देखा, ब्याह तो मुफ्त हुआ था, नहीं तो तुम्हें कौन देता छोरी। सेत का चंदन लाला तू लगा ले और घर वालों के लगा दे। चंदा विशुद्ध होकर बोलता, तो जा बैठ जा भैया के घर ही, रोकता हूँ। जमाने के मर्द पड़े हैं, चली जा जहाँ जाना हो। फूलों लजाकर कहती, अरे धीरे बोलो धीरे, तुम्हें तो हया शर्म कुछ भी नहीं, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। चंदा हंस देता और रोज रोज की बात या तो रोने में समाप्त होती या हंसने में, और दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात नहीं करते। लेकिन 12 बजे रात को अपने आप फिर दोस्ती हो जाती। चंदा द्विविधा में पड़ा रहा, फिर कन्हई से एक भी बात नहीं कही। मन ही मन उसके वैभव को देखकर ईर्ष्या करता। कन्हई ने एक और गधा खरीद लिया। उस दिन जब वह सुबह चंदा को घर पर समझकर खबर देने आया, चंदा तो था नहीं। आंगन में पसीने से लथपथ अस्त व्यस्त कपड़ों में प्रायः खुली फूलों नाज पीस रही थी। कन्हई ने देखा और देखता रह गया। फूलों ने मुड़कर देखा और अपना घूंघट काढ़ लिया। वक्षस्थल फिर भी जल्दी में अच्छी तरह नहीं ढक सकी। कन्हई पौरी में आ गया और फिर पूछ कर लौट आया। चंदा ने गधा खरीदने की बात सुनी और अपनी परवशता के अवरोध में फूलों से फिर लड़ बैठी। फूलों देर तक रोती रही। प्रायः 1 सप्ताह बीत गया। चंदा का मकानदार उस दिन किराया वसूल करने आया था। चंदा ने उसे लाकर आंगन में खाट पर बिठाकर उसकी खुशामद में काफ़ी समय लगा दिया। फूलों कुछ देर प्रतीक्षा करती रही, फिर ऊब कर बाहर सड़क के नल से डोल भरकर कन्हई के घर में घुस गई। मालूम ही था कि कन्हई इस समय दुकान पर रहता है, घर पर नहीं। गरीबी के घर में गुसलखाने नहीं रहते। ऊपर छत पर नहाने से बाबू लोगों के लड़के छिपकर अपने ऊंचे ऊंचे घरों से देख लेते थे। अतः आंगन के एक कोने में बैठकर नहाने लगी। जुएं तो फिर बीन लेगी, जब तक जेठ बाहर है तब तक जल्दी जल्दी नहा ले। इसी समय न जाने कहाँ से कन्हई आ घुसा। देखा और आंखों के सामने से बिजली कौंध गई। फूलों घुटनों में सिर छिपाकर बैठ गई। जब वह कपड़े पहनकर निकली, कन्हई बाहर पौरी में प्रतीक्षा कर रहा था। फूलों ने देखा और बरबस से उसके होठों पर एक तरल मुस्कान फैल गई। पौरी में उजाला नहीं था, जिस पर कन्हई की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था।
वह थोड़ा ही देख सका, किंतु पुराना आदमी था। समझ काफ़ी दूर ले गई। कहा, बहू, चंदा कहाँ है? उसके स्वर में बड़प्पन था, अधिकार। डरने का कोई कारण शेष नहीं रहा। उसने सिर झुकाकर घूंघट खींच लिया, पाँव के अंगूठे से भूमि कुरेदते हुए कहा, घर बैठे हैं। कन्हई ने फिर कहा, तो लिए जा, बना लेना। 2 ककड़ी भीतर से लाकर दे दी हाथ में। फूलों ने घूंघट पकड़कर उठने वाली उंगलियों के बीच से देखा और मुस्कुराती हुई ककड़ियों को डोल में रखकर चली गई। कन्हई कुछ सोचता सा खड़ा रहा। चंदा ने देखा और पूछा, यह कहाँ से ले आई? कन्हई ने भी अपने आंगन से वह संदेह भरा स्वर सुना। वह सांस रोककर प्रतीक्षा में खड़ा रहा, देखे क्या कहती है। फूलों ने तिनक कर कहा, परसों 2 आने दिए थे। तुम्हारी तरह मैं चाट उड़ाती हूँ, दारू पीती हूँ। बच रहे सो कभी कभार खाने को जी चाह ही जाता है, तो ले ही आई। कहाँ से? भैया की दुकान से। चंदा ने फिर उपेक्षा से पूछा, हाँ नहीं तो? फूलों ने धीरे से उत्तर दिया, राम राम। चंदा का स्वर सुनाई दिया, भैया हैं ये, अकेले का खर्च ही क्या है, इसीलिए जोड़ जोड़ कर रखते हैं। कौन है उनका? न आगे हंसने को न पीछे रोने को। 2 ककड़ी तक नहीं दे सके, जो फूटी आंख देखकर दाम ले लिए। फूलों ने उत्तर नहीं दिया, कुछ बुरबुराई अवश्य, जिसे कन्हई नहीं सुन सका। उसके दांतों ने क्रोध से भीतर पड़ी जीभ को काट लिया। कैसी है यह दुनिया, मतलब के साथी हैं सब। इनका पेट तो नरक की आग है, बराबर डाले जाओ कभी भी ना बुझेगी। हाथ फैलाना सीखे हैं, कभी उल्टा करना नहीं आया। फिर मन एक अजीब उलझन में पड़ गया। ब्याह हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए, बहू ने यह क्या रंग कर दिए। ठीक ही तो है, भूखा मारेगा तो क्यों मरेगी सो। उसके तन बदन में जोश है तो 10 जगह खाएगी। ऐसी क्या बात है लाला में जो सती हो जाए। जैसा फेरा वैसा धरेजना, बैयर तो राखे से कहेगी। एक कुटिलता उसकी होठों पर झटका खा गई। बरसात की उदी घटाओं ने आकाश घेर लिया। आंगन की कीच से पांव बचाता हुआ कन्हई भीतर आकर बैठ गया। आज रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा था। उठकर दिया जला दिया और चुपचाप उसे देखता रहा। दिया भी अपनी एक आंख से ही चारों ओर के अंधकार को देखकर कांप रहा था। बाहर अंधेरा छा चुका था, सड़क भी दूर तक नीरव थी। कीचड़ के कारण बहुत कम लोग इधर उधर आ जा रहे थे। एकाएक ढलान में खड़खड़ की कुछ आवाज़ हुई। कन्हई ने शंका से पुकार कर कहा, को है रे? एक मरियल कुत्ता लकड़ियों के पीछे से निकलकर चला गया। कन्हई झेंप गया, उठकर बाहर चला गया। निन्नू हलवाई की दुकान पर जाकर दूध पिया और लौट आया। अब कौन खाने के पीछे हाय हाय करता, अपना क्या है, जो खा लिया सो ठीक है। गिरस्ती के चक्कर हैं। कन्हई बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद उसकी औंग किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ से टूट गई। इस व्याघात से उसका मन असंतोष से भर गया। निश्चय ही फूलों की हंसी थी। फिर उसने देखा, वह रात थी, घटाओं वाली रात, सनसनाती आकाश से पृथ्वी तक फन फुफकारती रह रहकर लरसती। आंखों के सामने अप्रस्तुत चित्र उभर आया। चंदा, फूलों, रात, बिस्तर और कन्हई पशु की तरह एक बार आर्त स्वर से कराह उठा। बगल के घर की ध्वनियों ने उसे बेचैन कर दिया। अभी कुछ देर पहले पड़ोस की औरतों ने गाना गाकर बंद किया था। रंडुआ तो रोवे आधी राती, सुपने देखी कामिनी। अपमान से कन्हई का पुरुषत्व क्षण भर को विषधर सांप की तरह बदला लेने की स्पर्धा में भर गया। क्यों है वह आज ऐसा कि बिरादरी में लोग उसके पास पैसा रहने पर भी उसकी इज्जत नहीं करते। सब उसे देखकर हंसते हैं। और यह चंदा जो कुल 10-12 आने लाता है, उसी में गिरस्ती चलाता है। उसको न्योता भी है, बुलावा भी है, उसके गीत भी हैं। क्यों वह बेजार नहीं है? उसके घर है, उसकी बात है, गिरस्त की बात, जिसमें दुनियादारी की समझ है। उसका कोई था ही नहीं जो उसका ब्याह कराता, जैसे वह तो आदमी ही न था।
तभी भी सब अपने अपने में लगे थे। आज भी वही। कन्हई व्याकुल सा बिस्तर पर बैठ गया। आकाश में बादल गरज रहे थे। अभी उसकी आयु ही क्या है, 35वां ही तो लगा है। तब शहर में प्लेग फैला था। कन्हई घुटनों चलता था। आज वो अकेला रह गया है, जैसे उसका कहीं कोई नहीं। उसके द्वार पर न सोना सरबन कुमार है, न आंगन कोई लिपा पुता ही। खुद ही जब ऊब जाता है तो सोचता है घर साफ करे, किंतु वो औरत नहीं है। लुगाई का काम करते ही आंखें फूट चली। चूल्हा फूंकता लोग का काम नहीं। क्या नहीं किया उसने चंदा के लिए। क्या था उसके घर। आज तो लाला छाला बन गए हैं। कैसी मांग पट्टी काट के फेटा बांधना आ गया है। बेटा के पास अधेली भी नहीं, बड़ा सतूना बांधा है। उपेक्षा से उसके होंठ टेढ़े हो गए। कन्हई को याद आया, उसके पास पैसा है, वो भी ब्याह करेगा। चंदा तो उसे लूटे जा रहा है। उसके गधों की लीद तक उसकी अपनी नहीं। क्या करे वो उसका। आती है वो रंपा और फूलों ले जाती है सब बटोर कर, लेकिन कौन धन जमा कर लेगी। उसके चंदा की रोजी ही क्या है। वो तो इज्जतदार है। परसों उसने बिन्नू की जमानत दी है। दुकान है दुकान। कैसी लड़ती है चंदा से दिन भर और रात को। कन्हई का ध्यान फूलों पर केंद्रित हो गया। कांसे के हैं सब, बोरला तो, कड़े तो, खंगवारी तो। वो चांदी के मढ़वा सकता है। फिर उसे वह दृश्य याद आया कि कैसे वो भीतर बिना खांसे घुस रहा था, कि चंदा घर में और फूलों बैठी चक्की पीस रही थी। यौवन का वह गदराया स्वरूप याद आते ही कन्हई हार कर लेट गया। किंतु वह क्यों अकेला रहे। चंदा को ऐसे सुख से रहने का ऐसा क्या हक है। जन्म हुआ तब से उसे कभी सुख चैन न मिला। वह दूसरों के लिए कर करके मरता गया और लोग बाग अपना घर भरते गए। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि भैया कन्हई, तेरे भी कुछ सुख दुख हैं। कोई नहीं, सब अपने अपने मतलब के। कन्हई का चंदा के प्रति विद्वेष मुखर हो गया। अनजाने ही विरोध जाग उठा। कल उसके बच्चे होंगे तो क्या मेरा नाम चलेगा। बूढ़ा हो जाऊंगा तो खाट की मसान तक कसने कोई नहीं आएगा। अपने फिर भी अपने हैं, पराया तो पराया ही रहेगा। बादल आपस में टकरा गए। घोर वर्षा होने लगी। कन्हई तड़पता सा करवट बदलता रहा। सामने अंधकार में फूलों आकर खड़ी हो गई। घृणा ने फिर आघात किया। वह स्वयं ऐसी है नागिन। जेठ से आंख मिला के बात करना क्या खेल है। कैसे आती है बात बात पर। है बड़ी रूठल्लो। बाप के घर में उसके कुछ है नहीं तो पीहर भाग भाग जाती। बहू रखना भी आसान काम नहीं। कहीं गधे ढोके आराम नहीं किए जाते। मैं ऐसे कब तक समझौता कराता फिरूं। चंदा भी कोई आदमी में आदमी है। फिर वो मुस्करा उठा। कौन नहीं जानता चंदा लुटा पिटा है। लुगाई की ठसक देखो। मालक तो गधा है। वह चमक चौदिस वाली। डबल बचा नहीं कि फौरन खोमचा वाला बुलाया और चाट उड़ा गई। मुझे क्या मालूम नहीं वह चंदा से बचा बचा के खाती है, चोरी करती है। फिर वही चंचल आंखें अंधेरे में चमक उठीं। कन्हई के सीने पर किसी ने कटारों की जोड़ी भोंक दी। आसमान में जोर से बिजली कड़क उठी। अरे, काम तो कंकर माटी के खाने वालों को सताता है, फिर दूध मलाई वालों की तो बात ही और है। चंदा बेटा का गरूर तो देखो। अरे तुझे ही देखूंगा। तेरी मैया ने मेरा घर तबाह किया था। और कहीं दूर बिजली बड़ी जोर से कड़क कर गिरी। कन्हई जागता रहा। भोर हो गई लेकिन आकाश में बादल छाए रहे। एक सन्नाटा समस्त बस्ती में समान रूप से गहर रहा था। कभी कभी सड़क पर भौंकते कुत्तों के शोर से वह हल्की मगर घनी तरह टूट जाती थी और जैसे तैसे स्वर पीछे खींचने लगते थे। हवा ठंडी थी। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। समय काफ़ी हो गया था। दफ्तरों और नौकरियों पर जाने वाले सवेरे अंधेरे ही अपनी तकदीर कोसते जा चुके थे। सड़क पर भी गांवों की सी ही हल्की तंद्रा छा रही थी। गली में चारों तरफ कीच ही कीच हो गई थी। कन्हई की आंख खुल गई। उसने सुना,
आंगन में कोई औरत चल रही थी। बिच्छियों की हल्की आवाज़ उसके कानों में उतरकर दिल में समा गई। वह एकदम उठ बैठा। बाहर निकलकर देखा, फूलो चुपचाप उसके गधों की लीद जमा कर रही थी। उसको देखकर उसके शरीर में नशा सा फैल गया। पास जाकर कहा, चोरी कर रही है बहू? फूलों ने घूंघट नहीं खींचा, मुंह उठा दिया। गेहुए रंग में 2 मांसल आंखें थीं, जिनमें से रात का खुमार अभी बिल्कुल मिटा नहीं था। देखा और धीरे से बोली, चोरी काहे की जेठ जी? वे तो अंधेरे की लदाई के लिए गधा लेकर चले गए। अब बरसात भी तो लग गई है, जो हाथ लगे उसी को बटोर लूँ। कंडे बना लूँगी, कुछ तो काम निकलेगा ही। कन्हई प्रसन्न हुआ, किंतु प्रकट नहीं होने दी उसने वह चंचलता। निरातुर स्वर से कहा, क्यों, चंदा गिरस्ती नहीं चला पाता? अपना अपना भाग है जेठ जी, इसमें कोई क्या करे। मर्द जिसका जोग होगा, लुगाई उसकी पाँव पे पाँव धर के बैठेगी। तुझे बड़ा दुख है बहू? यह प्रश्न न होकर एक वक्तव्य के रूप में एक निश्चयात्मक ध्वनि में कन्हई के मुंह से निकला, जैसे उसे स्वयं इस पर पूरा विश्वास हो और वह अपनी बात को पीछे नहीं लेगा। फूलों की आंखों में पानी भर आया। उसने मुंह फेर कर आंखें पोंछ ली। कन्हई ने उससे कहा, जो चाहे मांग लिया कर मुझसे, लाज न करियो, अपना ही घर समझ। चंदा तो निखट्टू है, निरा बुद्धू, समझी? तेरा ही है सब कुछ, खा पी, मेरा और कौन है? ब्याह क्यों नहीं कर लेते? फूलों ने टोक कर पूछा। ब्याह? कन्हई ने ऊपर देखकर कहा, ब्याह करके क्या होगा? मेरे तो परमात्मा ने सब दिया, तो फिक्र न कर। मेरे रहते कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। यहीं रह तो भी डर नहीं। कन्हई का नाम बिरादरी में एक है, तेरे लिए इसका सब कुछ हाजिर है। फूलों ने आंख टेढ़ी करके कहा, बिरादरी क्या कहेगी? जात भाई क्या कहेंगे? मेरा बाप क्या कहेगा? और तुम्हारे भैया की कौन सुनेगा? जैसे फूलों ने 7 पेड़ एक ही बार में बेधने की कड़ी शर्त सामने उपस्थित कर दी थी। कन्हई ने निडर होकर कहा, बिरादरी कुछ नहीं कह सकती। हुक्का पानी बंद कर देंगे तो जात भाई देखेंगे कि कन्हई बीड़ी सिगरेट पिएगा। तेरे बाप को क्या मतलब? वह तो एक बार पैर पूज चुका, और चंदा की हैसियत ही क्या कि मेरे सामने खड़ा हो। तुझ में हिम्मत होनी चाहिए। फूलों ने अविश्वास से पूछा, दगा तो नहीं दोगे? मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। कन्हई ने हाथ पकड़कर कहा, सौगंध है गंगा जली की, परिजापति का बेटा हूँ, धोखा नहीं दूंगा। आज से तू मेरी है, या घर अब तेरा है। उस भिखारी से तेरा कोई नाता न रहा। रह हुकूमत कर। मैं चंदा नहीं हूँ जो मिट्टी डालने में बात बात पर बाबू लोगों के जूते खाऊं और हंस के चुप रह जाऊं। लौट के तो नहीं भागेगी? सौगंध है मेरे एक बालक न हो जो तुम्हें छोड़कर जाऊं। कन्हई ने आनंद के आवेश में उसका हाथ जोर से दबा दिया और कोठे में घुसकर द्वार बंद कर लिया। बूंदें गिरने लगी थीं। आसमान साफ होने का नाम ही नहीं लेता था और पृथ्वी चारों ओर से घनी उसासों पर उसासें छोड़ रही थी। बिजली की तरह बात बस्ती के वातावरण पर कौंध गई। चंदा ने जब लौटकर घर खाली देखा और देखा कि चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा है, तब उसका माथा ठनका। सोचा शायद पीहर चली गई है। बिना किसी से कहे अपनी ससुराल चल पड़ा। 2 दिन बाद जब वहाँ से लौटा तो पग भारी थे। हृदय में घृणा और क्रोध की भीषण आग जल रही थी। इधर कुंजी ने आते ही खबर दी, लाला कहाँ चले गए थे रूठकर? बहू बिचारी किसके जिम्मे छोड़कर गए थे? लाचार कन्हई ने दया की और बिचारी के 2 टुक खाने का तो सिलसिला लगा। चंदा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सीधे जाकर कन्हई के आंगन में जा बैठा। फूलों ने भीतर से देखकर कहा, क्यों आए हो? क्यों आया हूँ? चंदा ने तड़प कर कहा, हरामजादी यहाँ आ गई और मैं तेरे पीछे जान ढूंढता फिरा। कन्हई घर पर था नहीं, दुकान पर गया था। फूलों ने भीतर से ही कहा, फिर आना जब वे आ जाएं, और नहीं लोग कहेंगे दिन दहाड़े पराये मर्द घर में बैठे हैं।
चंदा के मुंह की आवाज़ मुंह में ही रह गई। क्षण भर वो वज्राहत सा किंग कर्तव्य विमूढ़ कुछ भी समझ नहीं सका। फिर स्वस्थ होकर कहा, अब चल, यहाँ क्या कर रही है, रोटी सेक दे। फूलो निर्लज्जता से हंसी और कहा, अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ, समझे? जब तुम्हारे भैया लौट आए तो उनसे बात करना। चंदा नहीं उठी। कन्हई के घुसते ही फिर लड़ाई शुरू हो गई। जब जूतम पैजार तक हो गई तब और कोई चारा न समझकर फूलो घूंघट काढ़ के दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। उस समय काफ़ी शोरगुल सुनकर बस्ती के कितने ही छोटे बड़े लोग इकट्ठे हो गए। बच्चों ने व्यर्थ ही युद्ध का वातावरण लाने को खूब हल्ला किया। कन्हई और चंदा दोनों छूट छूट कर एक दूसरे पर झपटते थे। चंदा जवान था, इसी से लोग भय से उसको पकड़ लेते थे और स्वाभाविक ही था उसका अधिक क्रोधित होना। इसी बीच में कन्हई 2-1 मार जाता था। इसी बीच बचाव की हरकत में चंदा काफ़ी पिट गया, क्योंकि एक चोट भी 10 के बीच में 20 चोटों के बराबर है। अपमान से विवल होकर चंदा रोने लगा। आंसू देखकर यद्यपि लोगों के हृदय में दया भाव उत्पन्न हुआ, किंतु स्त्रियों ने ठिठोली कर दी, कैसा बालक है जो जार जार रो रहा है। चंदा लौट कर आकर बड़ी देर तक घर पर रोता रहा। सब जानते थे, कन्हई से कुछ नहीं कहा। क्या सबकी आंखें फूट गई हैं? बिरादरी के कान फूट गए हैं? उठा और चौधरी पंच मुरली के घर की चौखट पर जा बैठा। चौधरी कहीं से सफ़ेदी करके लौटे थे। हाथ पैरों और गालों पर सफ़ेद सफ़ेद छींटे दिखाई दे रहे थे। सुन तो चुके ही थे, फिर भी कहा, क्या चंदा, कैसे आया? चंदा का गला रूंध गया। लाज ने जैसे उंगलियां गड़ा दी। कैसे कहे, उसके जीते जी लुगाई दूसरे घर जा बैठी। वो मर्द ही क्या जिसमें इतना भी जोर नहीं कि औरत उसके कहने पर चले। मर्द तो वह कि निगाहों पर भैयर के पांव उठे, पलके थम जाए तो उठा कदम थम जाए। किंतु अवरोध अधिक नहीं टिका। दौड़कर चौधरी के पांव पकड़ लिए। चौधरी ने संदिग्ध दृष्टि से देखकर गंभीरता से पीढ़े पर बैठते हुए हुक्का संभाला और पूछा, तो कुछ कहेगा भी कि रोए ही जाएगा? क्या आफत टूट पड़ी ऐसी? चंदा ने कहा, दादा नाक कट गई, इज्जत धूल में मिल गई। चौधरी ने विस्मय से कहा, अरे सो कैसे? बहू तो भैया के जा बैठी। चौधरी को जैसे झटका लगा। पूछा, सच? यह कैसे? क्या बताऊं, गरीब आदमी हूँ, सुबह ही निकल जाता हूँ, संजा को आता हूँ, दिन भर वह घर में रहती है। भैया रहते हैं, फुसला लिया बेचारी को, मिठाई विठाई खिलाते रहे। अब दादा, गृहस्थी संभालने वाले का ही हाथ तंग होता है। अकेला बिजार तो सड़क पर ही खाने को पा जाता है, सो उसको चटाने के लिए पैसे की क्या कमी? गरीबी तो तब है जब रोज का बोझ है। चौधरी ने सुना और सिर हिलाया, कहा कुछ नहीं। चंदा ने फिर कहा, दादा, पंच परमेश्वरों के रहते प्रजापतियों में ये अधर्म होगा? पंचायत बुलाएगा? चौधरी ने शंका से पूछा। बड़ा खर्चा होगा और हारने पर दंड भुगतान करना पड़ेगा। हारूंगा कैसे चौधरी? मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मेरी लुगाई है, ब्याहता है, मैं तो उल्टे रुपए लूँगा। मेरे जीते जी दूसरे के पास जा बैठी है, और छोटे की बड़े भाई के घर बैठने की कोई रीत नहीं, बड़े की छोटे के यहाँ बैठने की तो रीत भी है। कोई दिल लगी है? चंदा ने सिर उठाकर कहा। चौधरी ने फिर भी उत्तर नहीं दिया। उसने गंभीरता से कहा, तेरी मर्जी। चंदा उठा चला। राह में याद आया, खर्चे को पैसा कहाँ है? 2 महीने का तो घर का किराया ही चढ़ा हुआ है। अब तक तो कैसे भी खुशामद से काम चल गया, लेकिन अब के कैसे भी मकानदार राज़ी नहीं होगा। कहेगा दिल लगी हो गई। खैर, तब ब्याह की बात थी, धेली पैसे की बात, हाथ रहा न रहा। अब उसके पास तो कुछ था नहीं। वही मजूरी के 10-12 आने आए, सो उन्हीं से 4 आने खाएगा, बाकी बचाएगा। लेकिन उससे भी कितने दिन काम चलेगा? ऐसा क्या बच जाएगा? फिर विचार आया, अभी रुपया लगा दूंगा, एक गधा बेच दूंगा, पंचायत भी हो जाएगी, किराया भी चूक जाएगा।
और फिर तो कन्हाई के रुपए भरने ही पड़ेंगे, फिर फूलों भी नहीं रहेगी। अपने मस्ती का खर्च चलेगा और जो फूलों लौटी तो कन्हाई दंड भुगतान देगा और अब के फूलों से भी नौकरी करवा लूँगा। तब घर ठीक से चल पड़ेगा। अब के तो हरामजादी को जूते की नोक के नीचे रखूँगा, ऐसा कि याद करे मैंने ही दुलार कर करके बिगाड़ दिया उसे। उधर कुंजी और अनेक स्त्रियों में ठिठोली हो रही थी। लजमंती ने कहा, ए बहना, एक आंख का कर बैठी, दो आंखों से ऐसी क्या दुश्मनी निकली? कलदार की ठसक है बेटी, कलदार की, चंपी ने कहा और हाथ मटकाए। कुंजी अपने 11वें बच्चे को बैठी दूध पिला रही थी, जो अपने सबसे बड़े भाई से लगभग 27 बरस छोटा था। बैठे ही बैठे मुस्कुराई और गा उठी, जैसे देवरिया मलूक तसे होते बालमऊ। हंसी दिल्लगी की इस व्यापार में एक कुतूहल था, एक ईर्ष्या की अभिव्यंजना थी। सब जानते थे फूलो बदमाश थी, लेकिन चंदा के गरीब होने के कारण किसी बात का पक्का निर्णय नहीं ठहरता था। शाम हो चुकी थी, अंधेरा गहरा हो गया था। बस्ती अंधेरे में डूब गई थी। किसी किसी के ओसारे में दिया जल रहा था। औरत और मर्द आंगनों में बैठे बात कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे। औरतें रोटी बना चुकी थीं, मर्द खा चुके थे। अब रात हो गई। दुनिया की रोशनी सूरज है, वही चला गया तो फिर रात से होड़ किस लिए? कैसे हुआ या? राशन, फलाने का ब्याह, फलाने का दहेज आदि अनेक बातें हैं जिन पर वे बहस करते हैं और कच्चे मकानों में चुपचाप सो जाते हैं। उनके गधे चुपचाप खड़े रहते हैं, कभी सोते हैं, कभी जागते हैं। चौधरी पंच ने कन्हाई के घर में प्रवेश किया। उस समय कन्हाई कोठे से बाहर निकल रहा था। फौरन आगे बढ़कर कहा, आओ दादा आओ। पीढ़ा डाल दिया। हुक्का भरकर फूलों पास में ही घूंघट काट कर धर गई। चौधरी ने टेढ़ी आंख से उसका वह गदराया आकार देखा और हुक्के में कश मारते हुए वे सब समझ गए। कन्हाई ने इधर उधर की बातें की, फिर उठाकर भीतर से एक चीज़ लाया। चौधरी ने देखा, हंसकर कहा, अरे इसका क्या होगा? किंतु कन्हाई ने कहा, तो बात ही क्या है दादा, कौन पर आए हो? और खोल दी ठर्रे की बोतल। अब तो चौधरी ने कुल्हड़ में मुंह लगाते हुए कहा, महंगी हो गई है ना दादा, लड़ाई है जे, कौन महंगा नहीं हो गया है? मैं नहीं हुआ कि तुम नहीं हुए? अब तो मौत का इतना खर्चा नहीं जितना जिंदगी का। दोनों हंसे। हल्का नशा चढ़ चुका था और अब खोपड़ी में घोड़े की सी टाप लगने ही वाली थी। ठर्रे की महक में कन्हई ने कहा, दादा तुम्हारा ही भरोसा है। चौधरी ने झूमते हुए कहा, अरे कहे की फिक्र है तुझे? कन्हई ने हर्ष से कुल्हड़ फिर भर लिया और चौधरी के हाँ हाँ करते भी उसके कुल्हड़ में आधी बोतल खाली कर दी। उसके बाद चेतना के स्तर पर वही अंधकार छा गया जो बाहर एकाग्र चित्र होकर तड़प रहा था। पंचायत बड़े जोर शोर से जुड़ी। चारों तरफ यही एक चर्चा थी। बस्ती के सारे मर्द कुम्हार आकर इकट्ठे हो गए। चौधरी चौतरे पर आ बैठे। हुक्का हाथों हाथ घूमने लगा। चौधरी ने पहले कश लगाया और हुक्का सरका दिया। एक और कन्हाई खड़ा हुआ था। उसके शरीर पर सफ़ेद अंगरखा, साफ धोती थी और सांझ होने पर भी आंखों का खोट छिपाने को हरा चश्मा लगा हुआ था। फूलों घूंघट काढ़े बैठी थी। दूसरी ओर चंदा था। मैली धोती, मैली फितूरी और मैली ही हल्की सी नखदार टोपी मशीन से कटे बालों पर चिपक रही थी। चौधरी ने गंभीरता से पूछा, तुमने क्या किया? चंदा ने कहा, पंच परमेश्वर सुने, चौधरी महाराज ने पूछा है मैंने क्या किया, सो कहता हूँ बड़े भैया ने छोटे की बहू घर डाल ली है, वो उसकी बेटी के बराबर है। चौधरी ने रोककर कहा, सो हमें भेद नहीं चंदा, बड़ी जातों में बड़े की बहू माँ समान है। हमारे तो यह कायदा नहीं, यह बामन छत्री जात की बात है, हम तो नीच कहे गए। और सुना। चंदा का पहला बाण पत्थर से टकराया, फलक टूट गया।
शिकारी विह्वल हो गया। उसने फिर धनुष पर बाण निकालकर चढ़ाया। कहा, मेरे जीते जी दूसरी ठौर जा बैठी है, मुझे हर्जाना मिल जाना चाहिए। चंदा बैठ गया। पंचों के सिर हिले, कानाफूसी हुई और कोलाहल से जगह भर गई। चौधरी ने फिर कहा, कन्हई बोलो, तुमने लड़की को घर कैसे डाल लिया? कन्हई ने नम्रता से कहा, चौधरी महाराज न्याय करें, घर में भूखी नार आई, मालिक रोटी तक न जुटा सका। तब मैंने देखा घर की बैयर डगर डगर ठोकर खाएगी, सो कहा, रह, तेरा घर है, मुझे कौन छाती पर बांध के ले जाना है? चौधरी ने कहा, पंच सुने, फूलो कहे कि कन्हई ने ठीक कहा, क्या चंदा के घर तुझे खाना नहीं मिलता था? फूलों ने स्वीकार किया। चौधरी ने कहा, पंच बताएं, लुगाई तब तक ही रहेगी जब तक मर्द खाना देगा, भूखी मरने को तो नहीं। नहीं, पंचों ने एक स्वर उत्तर दिया। कन्हई ने फिर कहा, चंदा के फूलों के बाप ने जब ठौर कर दी तो चंदा ने वादे के जेवर नहीं दिए। चंदा गरज कर बोला, यह झूठ है, मैंने कोई वादा खिलाफी नहीं की। चौधरी ने रोककर कहा, फूलो बता कि किसने ठीक कहा? फूलों ने फिर इंगित से कन्हई की बात को ठीक साबित किया। चंदा घृणा से विक्षुब्ध हो गया। चौधरी ने कहा, और तो बात साफ हो गई, जैसे बड़े की छोटे ने की तैसी छोटे की बड़े ने की। जेवर नहीं दिए, वादा खिलाफी की, रोटी नहीं दी, सो वो क्यों रहती? पंच बताएं, किसका कसूर है? पंच फिर परामर्श करने लगे। चंदा ने उठकर कहा, पंच परमेश्वर की दुहाई, चौधरी भगवान के अवतार हैं, मैं गरीब हूँ, जैसी रूखी सूखी मैंने खाई तैसी उसे खिलाई। घर गृहस्थी के मर्द के पीछे लुगाई चलती है, बताएं मैंने क्या दोष किया? फिर पंच विचार में पड़ गए। चौधरी ने सबके शांत होने पर फिर कहा, चंदा रुपए मांगता है कि उसके जीते जी बहू ने दूसरी ठौर कर ली। अगर उसने दूसरा ब्याह करके फूलों को छोड़ा होता तो जब तक फूलों दूसरी ठौर नहीं कर लेती तब तक उसका महीना उसे बांधना पड़ता। सदा की रीत है कि चंदा को रुपया मिलना चाहिए। पंचों का न्याय हो, भूखी मारी या न मारी, वह खुद गरीब है। बेटी बाप ने देते बखत क्यों नहीं सोचा, जैसा खुद खाया तैसा उसे खिलाया, लेकिन ब्याहता है उसकी फूलो। फूलो रजामंद नहीं कि ब्याह करके जन्म भर भूखी रहे, वह ठौर छोड़ गई। जो खाने को दे, जो पालन करे, वही भरतार। पंच कहें, रुपया लेने का चंदा को हक है या नहीं? फिर कोलाहल मच उठा। चौधरी ने तो जैसे हाथ धो दिए। उन्हें अब निर्णय को दोहराकर सुना देना था। फूलो अभी तक चुप खड़ी थी। बाजी कमजोर पड़ रही थी। उसे यह असह्य था, इससे तो वह उल्टा साबित हो जाएगी। बैठ गई सो बुरा नहीं, पर यह रुपया देना तो भुगतान है। उसने भरी पंचायत में आगे बढ़कर कहा, चौधरी भगवान है, पंच परमेश्वर हैं, लुगाई मर्द की है, मगर जो मर्द ही न हो उसकी कोई लुगाई नहीं। सबने विस्मय से सुना। सच, ठीक कहा था। ब्याह हो जाने से ही क्या, पुरुषार्थहीन पुरुष को कोई अधिकार नहीं कि वह स्त्री को दास बनाकर रखे। पंचायत उठ गई। चंदा पर 25 रुपये दंड लगाए गए, जो रोष से उसने वहीं फेंक दी और हार कर लौट आया। आज उसे कहीं मुंह तक दिखाने की जगह न थी। अब उसका कहीं ब्याह नहीं हो सकता। भरी पंचायत में फूलों ने उसकी टोपी उछालकर पैरों तले कुचल दी थी। वह ऐसी बात थी जिसमें फूलों की बात अंतिम निर्णय थी। कन्हई फूलों को लेकर लौट आया और रात को कन्हई और चौधरी ने फिर से ठर्रे की बोतलें खोली और दोनों मस्त होकर पीने लगे। जब बहुत रात हो गई तब चौधरी लड़खड़ाते हुए चले गए। फूलो चुपचाप बैठी थी और न जाने क्या सोच रही थी, और कन्हई नशे से आंगन में औंधा पड़ा था। दूसरे दिन शाम को मकानदार ने चंदा का किवाड़ खटखटाया। चंदा ने चुपचाप उसके हाथ पर किराया रख दिया। वह झूम रहा था, उसके मुंह से दारू की बू आ रही थी। मकानदार चुपचाप लौट गया। चंदा लौटकर पीने लगा और बकने लगा,
बेटा कन्हाई, छिनाल तो छिनाल ही रहेगी। कुत्ते की पूंछ क्या सीधी हुई है? तेरी बहार भी कै दिन की। बेटा अब गिरस्ती पड़ी है, अब 2 दिन बाद तेरे भी खर्चे देखूंगा। हाथ पांव ढीले हो जाएंगे पर मैं करूंगा मजे बेटा। चटाने को तो मेरे पास भी पैसे हो जाएंगे, समझा? भगवान समझेगा तुमसे पापी। और वह देर तक बकता रहा, जोर जोर से सुनाकर बकता रहा। कन्हाई ने सुना और संदिग्ध दृष्टि से फूलों की ओर देखा। उसका हृदय भीतर ही भीतर कांप उठा। फूलों समझ गई। चूनर के कोने में बंधे 20 रुपए खोल लिए, 5 पंचायत में लग गए, 20 रुपए आंगन में खड़े होकर चंदा के आंगन में बीच की जैर पर फेंक दिए और कहा, भूखा मत मर, तेरे धन से सुरग नहीं जाऊंगी, समझा? ऐसे चटाने को बड़ा मक्खी का छत्ता लगा रखा है ना। कन्हाई ने सुना। रुपए चंदा के आंगन में खन्न करके गिरे और बिखर गए, किंतु चंदा उस समय नशे में बेहोश पड़ा था, उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। फूलों आगे बढ़ाई, गर्व से कन्हाई की ओर देखा और चंचल हंसी बरबस ही अंग अंग को गुदगुदाती उसकी होठों पर कांप गई। कन्हाई ने सिर झुका दिया। उसने मन ही मन अनुभव किया, फूलों बहुत जवान थी और वह भाटे पर था। तो यह थी कहानी पंच परमेश्वर। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।